हमारे चारों ओर है, मगर क्या वो वही है जो हम समझते हैं? समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, मगर क्या वो पीछे भी जा सकता है? क्या सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं? ये शायद साइंस का सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है, जो सच्चाई के बारे में हमारी सबसे बुनियादी सोच पर ही सवाल खड़े करता है। क्या समय ब्रह्मांड का बुनियादी हिस्सा है, या फिर समय का असल में वजूद ही नहीं? वक्त क्या हुआ है अभी? मैं कहूंगा कि अभी रात के 9:02 हुए, मगर आप कहां हैं, कब हैं, उसके हिसाब से समय बदल भी सकता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि समय वो नंबर है जिनसे हम दिन का हिसाब लगाते हैं। हमारी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती है। जागने का वक्त, काम पर जाने का समय, सोने का टाइम सब तय है, मगर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तब गर्मियों के मौसम का समय निश्चित नहीं था। मुझे किसी खास जगह पर नहीं जाना पड़ता था, ना ही किसी अपॉइंटमेंट का झंझट था। मेरा दिन सूरज के हिसाब से चलता था, इसलिए उस वक्त टाइम मेरे लिए खास मायने नहीं रखता था। अब मैं वक्त से लड़ रहा हूं, मगर यह दौड़ किसके खिलाफ है? क्या इस ब्रह्मांड में वाकई समय का वजूद है, या फिर यह एक ऐसी चीज है जो हमने अपने सिविलाइजेशंस को चलाने के लिए बनाई है? इसका जवाब पाने के लिए हमें पहले एक बड़ा मामूली से सवाल पूछना होगा: समय क्या है? आप भी सोचिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। काम आसान नहीं है। समय किसी भी चीज को अचानक होने से रोकता है। इस लिहाज से समय दुनिया का वो हिस्सा है जो घटनाओं को एक खास तरीके से अंजाम देता है, जिससे वो शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में होती है। हम न्यूरोसाइंस के मुताबिक यही जानते हैं कि समय वो नहीं है जो हम समझते हैं। समय ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो रही है, बल्कि इसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग है। हम एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। समय तो होता ही नहीं है, और जो होता है वो असल में दुनिया में हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे मैं नैरोज कहता हूं, और वो है असली चीज। समय के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसे रिकॉर्ड करना। रॉजर स्मिथ के जाएगा। ग्रीनिच मीन टाइम समय का बेहतरीन अप्रोक्सीमेशन है, और सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड के पीछे ये लगातार धड़कता रहता है। न्यूटन मानते थे कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है जिसे ईश्वर चला रहे हैं, मगर न्यूटन का यह अंदाजा गलत था। ली स्मॉलन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, और वो समय के रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन ने समय के बारे में कहा था कि वो एब्सोल्यूट है, वो एक मेट्रोनम जैसा है, और उनके मुताबिक वो लगातार चलता रहता है, भले ही ब्रह्मांड में कुछ हो रहा हो या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे स्टूडियो में कुछ नहीं हो रहा, कोई धुन नहीं बज रही, फिर भी इन सब से बेपरवाह मेट्रोनम चलता जा रहा है। समस्या यह है कि हम उस एब्सोल्यूट टाइम का पता लगा ही नहीं सकते। हम एब्सोल्यूट टाइम का पता नहीं लगाते, हम समय को ढूंढते हैं होने वाली घटनाओं के बीच में, और इसे दिखाने के लिए हमने इन म्यूजिशियंस से धुन बजाने को कहा। इन्होंने धुन बजानी शुरू कर दी, और ये अपने बीच एक रिलेशनल टाइम को देखने लगे। उस वक्त जो इनके सुर दबाने के साथ बना था, उससे ये जो धुन बना रहे थे उसके साथ समय भी ऐसा ही होता है। तो हमने मेट्रोनम को बंद कर दिया, असल में उससे छुटकारा पा लिया, मगर दुनिया चलती रही, संगीत चलता रहा वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। आइंस्टाइन ने इस बात पर गौर किया, और उन्होंने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके मुताबिक समय वो है जो ब्रह्मांड में आने वाले बदलावों से बनता है, वो कुछ और नहीं है।
आज भी बहुत से लोग आइजैक न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम को एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेशनल टाइम से ज्यादा सही मानते हैं। मगर जैसे जैसे हम समय के बारे में ज्यादा जानते हैं तो लगता है आइंस्टाइन ही सही थे। ये बोल्डर कोलोराडो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में लगी एल्यूमिनियम आयन एक्सपेरिमेंटल घड़ी है। यह अमेरिका की ऑफिशियल टाइम कीपर है। यह दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है जो सुपर कूल्ड एटम्स के ऑसिलेशंस को मापती है। इसमें हर 37 करोड़ साल में 1 सेकंड का फर्क आ सकता है। 2010 में बोल्डर के समय के आकाओं ने पहले तो 2 घड़ियों को एक दूसरे के आसपास बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में खड़ा किया, फिर एक घड़ी को करीब 12 इंच ऊंचा कर दिया। फिर ऊंची घड़ी आउट ऑफ सिंक हो गई। वो नीचे वाली घड़ी से थोड़ा ज्यादा तेज चल रही थी क्योंकि ऊंची घड़ी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा ज्यादा दूर थी, जिससे चीजें धीमी हो जाती हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा होगा और 20वीं सदी शुरू ही हुई थी। अगर हम भी ब्रह्मांड को आइंस्टाइन के नजरिए से देखें तो फिर जिंदगी स्मूथ लीनियर प्रोग्रेशन में चल ही नहीं सकती। एक मामूली से काम को भी रीअरेंज किया जा सकता है और वो न आगे जाएगा न पीछे, मतलब न शुरुआत होगी न अंत। अगर हम समय के दायरे से बंधे न रहें तो ब्रह्मांड कुछ ऐसा होगा। शॉन कैरोल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक फिजिसिस्ट है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां स्पेस के 3 डिमेंशंस हैं। आइंस्टाइन ने देखा कि समय भी एक डिमेंशन है। असल में टाइम एंड स्पेस एक ही चीज है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं और वो 4 डिमेंशनल है। हम उसमें ही रहते हैं, उसमें ही चलते फिरते हैं और हमारी जिंदगी उसमें ही बीत जाती है। आइंस्टाइन ने यह भी देखा कि ग्रेविटी भी स्पेस टाइम के झुकाव का ही एक रूप है। ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं और दूसरे मासेस या एनर्जीज भी हैं। वो स्पेस और टाइम को अपने चारों ओर रैप कर लेते हैं और उसे ही हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। असल में स्पेस टाइम का ही रैप होता है, वही टाइम है और स्पेस भी। अगर हम किसी तगड़े ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं तो वहां हमें टाइम का फ्लो आउटर स्पेस के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आता है। इस टाइम के रिलेटिविटी की वजह से कई तरह के असर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर रहने वालों के मुकाबले एस्ट्रोनॉट्स के लिए वक्त ज्यादा तेजी से चलता है। मगर आइंस्टाइन के बताए समय के इस रहस्य के हल ने एक और चुनौती भरा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड यही है, हमारे सामने। इसका मतलब यह नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ ही मौजूद है। क्या यह हो सकता है कि फ्यूचर भी यही हो? फिजिक्स का कहना है कि समय का हर पल बराबर होता है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सब साथ में है, वो सब हमारे सामने है। मगर ये बात वैसी नहीं है जैसा हम समझते हैं। समय का हर पल स्पेस में अलग अलग जगह पर है, यहां नहीं है पर उनका वजूद है, मगर वो कहीं और है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम स्पेस के मुकाबले यहां वक्त को एक एक पल में महसूस करते हैं। हम अपने पास्ट के पलों में नहीं जा सकते। इस वक्त फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस तरह के टेम्पोरल डिसलोकेशन से तो फिजिक्स के नियम और इंसान के एक्सपीरियंसेस ही कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं। या ऐसा नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय के घेरे में नहीं फंसे, बल्कि समय शायद हमारे दिमाग में घर कर गया है। क्या समय ब्रह्मांड के पीछे लगातार चलता जा रहा है, या समय बदलता रहता है जगह जगह पर हर इंसान के लिए? हमारी उम्र जितनी बढ़ती है, समय की धारा हमें अपने साथ उतनी ही तेजी से बहा ले जाती है। उम्र बढ़ती है तो समय के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते रहते हैं। स्टडीज से पता लगता है कि टाइम का पैसेज हमारी उम्र के स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ता है। मतलब जब हम 10 साल के होते हैं तब वो 1:1 होता है। 20 साल का होने पर 1:1.14 हो जाता है।
मगर 60 साल का होने पर वो 1 to 2.44 हो जाता है, करीब 2.5 गुना ज्यादा तेज। हम सभी वक्त को 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, मगर ये शायद वैसा होता नहीं है। बेले कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डेविड ईगलमैन ने अपने करियर का ज्यादा वक्त ये जानने में ही बिताया है कि इंसान समय को किस तरह से देखता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाइम के बारे में हमारी सोच हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर निर्भर करती है। बहुत से लोग अपनी अलार्म घड़ी बजने से पहले ही जाग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की सर्केडियन रिदम उनके शरीर के सिग्नल्स के साथ घूमती है और वो उन्हें बता देती है कि जागने का वक्त हो गया है, और इंसान जाग जाता है। समय के बारे में हमारी सोच तो सेंसरी डिप्रिवेशन, ओवर स्टिमुलेशन और कॉन्शियसनेस के ऑल्टर्ड स्टेट से भी बदल जाती है। मिसाल के तौर पर गांजा पीने के बाद इंसान को कई बार लगता है, मैं यहाँ काफी देर से खड़ा हूँ, मगर कब से खड़ा हूँ। उनके लिए वक्त शायद बहुत धीरे धीरे चलता है, मगर यह सही नहीं है कि वक्त धीमे चलता है, बल्कि मेरे हिसाब से वो इस बात को याद नहीं रख पाते कि वो उस जगह पर कब से आए थे, और वो बात याद नहीं रख पाने की वजह से उसे लगता है कि वो काफी देर से उस जगह पर खड़ा है। अगर आप कभी एक्सीडेंट का शिकार हुए होंगे तो आपने शायद यह भी महसूस किया हो कि वो घटना आपके सामने स्लो मोशन में घूम रही है, मगर आपको वो बातें याद आती हैं जबकि नशे में धुत इंसान को नहीं आती। ये भी टाइम के मेमोरी वॉर्प की एक मिसाल है। जब ऐसी कोई इंटेंस घटना हमारे साथ होती है, तब हमारे दिमाग का इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर हरकत में आ जाता है और उस घटना की बड़ी धुंधली यादें बची रह जाती हैं। इसी से लगता है कि वो घटना काफी देर तक चली थी। हमारा दिमाग हर वक्त ढेर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और सिंक्रोनाइज करता रहता है। छोटी मोटी घटनाएं भी हमारे दिमाग की स्पीड और पावर के छोटे चमत्कार होती हैं। जब हम चुटकी बजाते हैं तो लगता है कि दोनों उंगलियां एक साथ चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हम आवाज के साथ ही उसे देख भी रहे हैं, मगर सच यह है कि हमारा सुनने का सिस्टम कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन को काफी तेजी से प्रोसेस कर लेता है, जबकि हमारे देखने का सिस्टम काफी स्लो होता है। ऐसे में होता यह है कि हमारा दिमाग आवाज सुनता है और हमें चुटकी बजाते देखता है, और फिर दोनों को एक साथ ऐसे मिला देता है कि वो दोनों हमारे दिमाग को किसी इंफॉर्मेशन को समझने और उसे हमारे कॉन्शियसनेस तक भेजने में सेकंड का 10 लाखवां भाग ही लगता है। और इसका मतलब है कि हम अपने अतीत के एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। यह टाइम डिले हमारे दिमाग का वो कारनामा है जिससे हमारा दिमाग हमें एक कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था, लेकिन जब दिमाग कहानी को ठीक तरह से समझ नहीं पाता तब वक्त के साथ हमारा तालमेल बदल जाता है। हमारा पर्सनल टाइम बाकी सबसे अलग हो जाता है और उसके अंजाम भयानक भी हो सकते हैं। मेडिकल जर्नल्स में अक्सर वो अनोखा मामला पढ़ने को मिल जाता है जब एक आदमी अपनी कार में सैर पर निकला और अचानक उसे लगने लगा कि सड़क के किनारे के पेड़ और इमारतें बहुत तेजी से भाग रही हैं, मानो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही हो। वो एक्सेलरेटर पर दबाव कम करता है, मगर सिटी स्केप की स्पीड कम नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, मगर सच यह है कि उसकी स्पीड कम हुई थी। वो स्लो मोशन में चल और बोल रहा था। वो समय के दायरे में बंधा नहीं था। पता लगा कि इसकी वजह उसका ब्रेन ट्यूमर था। समय चाहे जो भी हो, वो हमारे अंदर समाया है। हम सभी अपनी इंटरनल घड़ी के साथ जुड़े हैं। डेविड ईगलमैन का मानना है कि अगर हम टाइम के फ्लो से जरा भी आउट ऑफ सिंक हुए तो उससे काफी सीरियस मेंटल बीमारी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि सिजोफ्रेनिया भी असल में टाइम परसेप्शन का एक डिसऑर्डर ही है। अगर हमारे टाइम परसेप्शन में जरा भी कमी आती है तो हमें यही पता नहीं लगेगा कि हमारे एक्शंस हमारे सेंसरी कॉन्सिक्वेंसेस के पहले हो रहे हैं या बाद में। ऐसे में पूरी बात ही हमारी समझ में नहीं आएगी। हम नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। हमारा पर्सनल टाइम कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, यह दिखाने के लिए डेविड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक टेस्ट सब्जेक्ट का टाइम का परसेप्शन अचानक ही बदल गया। मान लीजिए कि मैं आपसे एक बटन दबाने को कहता हूं जिससे रोशनी होती है। अब मैं इसे थोड़ा डिले करता हूं और तब बटन दबाने के बाद सेकंड के 10वें भाग की देरी से रोशनी होती है।
हमारा दिमाग उस डिले का आदी हो जाता है। होता यह है कि बटन दबाने के बाद उसे वो सेंसरी फीडबैक उम्मीद से थोड़ा स्लो मिलता है। वो उसके साथ एडजस्ट करने लगता है और उसे लगने लगता है कि दोनों काम साथ ही हो रहे हैं। अब अगर मैं वो हटा दूं और आप बटन दबाएंगे तो आपको लगेगा कि बटन दबाने से पहले ही रोशनी हो गई थी। यही हाल सिजोफ्रेनिया में होता है। कोई कुछ करता है और कहता है कि मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि ये काम मैंने किया है। समय हर इंसान के लिए अलग होता है। हमारे सब्जेक्टिव टाइम के इस इलास्टिक नेचर की वजह से ही डेविड को लगने लगा कि समय लॉजिकल फिल्टर है। जब हम उसकी तह में जाने लगते हैं तब हमें असल में पता लगता है कि समय किस तरह से दिमाग में बना है। तो हमें फिजिक्स की ओर लौटना पड़ता है और वहां उसके सारे इक्वेशंस के बारे में फिर से सोचना पड़ता है। क्या यह मुमकिन है कि हम इंसान को अलग रखकर समय को अपने ब्रह्मांड के फिजिकल डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह बाहर कर दें? इनका कहना है कि हां, इन्होंने आइंस्टाइन के इक्वेशंस को दोबारा हल किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद समय होता ही नहीं है। समय को भ्रम कहने की बात शायद अजीब सी लगे, मगर समय को तो पहले ही नकार दिया गया था, करीब 2500 साल पहले। 500 बीसी में फिलोसोफर पार्मेनिडीज ने कहा था कि कोई भी मोशन नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी चीज को कहीं भी जाने के लिए अनगिनत फ्रैक्शनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कोई इतने कदम नहीं उठा सकता। अगर मोशन नामुमकिन है तो बदलाव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि समय भी एक भ्रम है। कोई नहीं समझ पाया कि इस बात का क्या मतलब है। यह तो सच है कि मोशन से बदलाव होते हैं और समय भी गुजरता रहता है। सही कहा ना? शायद नहीं। इंग्लैंड के इस पुराने गांव में रहने वाले ये साहब मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के नियम साबित करते हैं कि पार्मेनिडीज सही थी। इनका नाम है जूलियन बाबर। कई दशक पहले इन्होंने यह हिसाब लगाना शुरू किया था कि ब्रह्मांड को समय की जरूरत ही नहीं। यह बात बड़ी अजीब थी, क्योंकि ये अपने अतीत से घिरे थे। हम अभी द टाउन में खड़े हैं और ये एक बड़ी पुरानी गली है और पीछे मेरा घर है जो 1659 में बना था। न्यूटन उस वक्त सिर्फ 17 के थे और उन्होंने टाइम और मोशन के बारे में सोचना शुरू ही किया था। अगर समय है ही नहीं तो फिर यह सब क्या है? मानते हैं कि हम जो भी देखते हैं वो एक आर्कियोलॉजिकल डिग है। पहले ये चीजें आई थीं और बाद में उनसे उनका समय तय किया गया। वो मानते हैं कि इस 1000 साल पुराने चर्च और 14th सेंचुरी की ये वॉल पेंटिंग्स सबूत हैं कि समय का गोला स्पेस के अंदर ही समाया होता है। हमारी एक अलग दुनिया है, या वो भी ब्रह्मांड का एक और कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक अलग वक्त है। ये बात सही भी है। इंस्टेंट समय में नहीं है, समय इंस्टेंट में है। जूलियन का यह अनोखा नजरिया पैदा हुआ था व्हीलर ड्यूइट इक्वेशन से, 1960s के एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज से जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ता था। इससे एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। यह एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें टाइम के लिए टी नहीं है, मगर यह सामने नजर आने वाली सच्चाई से बिल्कुल अलग था। इसलिए बहुत से लोगों को लगा कि यह इक्वेशन इस बात का सबूत है कि क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी थियरी बिल्कुल अलग अलग है। मगर जूलियन के लिए यह एक बड़ी खोज थी। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी अनोखा इतिहास नहीं है, और अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से जोड़ने की कोशिश को एक सबूत माना जाए तो जाहिर है कि उसमें टाइम है ही नहीं। मतलब सच्चाई की गहराई में टाइम का वजूद ही नहीं है। ज्यादा अहम यह है कि स्पेस के फ्रीज फ्रेम्स में चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मांड ढेर सारी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर बना है।
वो तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। वो अपने आप में एक अलग दुनिया है और हर दुनिया अपने आप में इतनी रिच है कि उस दुनिया में तस्वीरों के अंदर तस्वीरें हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारा दिमाग इन फ्रोजन मोमेंट्स को असेंबल करके हमारे दिमाग में उसी तरह से प्ले करता है जैसे हम स्टिल फोटोग्राफ्स को 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर प्ले करते हैं, जिससे लगता है कि तस्वीरें हिल रही, मगर वो असल में हिलती नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक क्वांटम यूनिवर्स स्टैटिक है, उसमें कुछ नहीं बदलता। जूलियन के मुताबिक ब्रह्मांड की ये सारी तस्वीरें एक साथ ही वजूद में रहती हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा कल तो अब रहा ही नहीं, तो मतलब होगा कि नंबर 13 कहे कि नंबर 11 अब नहीं रहा। मैथमेटिशियंस इस बात को बकवास कहेंगे। ये पल बड़ा ही अहम और जानदार है मगर एक तरह से ये इटर्नल भी है। अगर हम इसे मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करें तो ये इटर्नल हो जाएगा। जूलियन बाबर की समय के बारे में यह राय भले ही अजीब सी लगती हो, मगर फिजिक्स कम्युनिटी ने उनकी बातों को काफी सीरियसली लिया है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सब उनकी राय से सहमत हैं, बल्कि इसकी बजाय जूलियन के करीबी दोस्त ली स्मॉलिन भी उनकी इस राय के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। टाइम इल्यूजन नहीं है, बनता नहीं है, ये कहीं से पैदा नहीं होता। टाइम तो बिल्कुल असली है। टाइम को इल्यूजन कहने की बात से ही फिजिक्स की दुनिया में सिविल वॉर शुरू हो गई और उस जंग में दोस्त दोस्त से भिड़ गए। क्या टाइम एक ऐसा इल्यूजन है जिससे हम अपने ब्रह्मांड को समझ पाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि शायद ये बात सही है, मगर एक ऐसा भी है जो कहता है कि हम अपने सेंसेस और ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी समय का कोई वजूद नहीं है। ऐसा कहने वाले मानते हैं कि दुनिया असल में मोमेंट्स का फ्लो है, क्योंकि नेचर तो ऐसा ही है। समय का गुजरना एक सच्चाई है और शायद ब्रह्मांड में यही एक सच है। टिम मॉडलिन रटगर्स यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के फिलोसोफर हैं। अगर हम ये कहें कि वक्त का गुजरना एक भ्रम है और ये बात गलत लगती है कि मैं रोजाना बूढ़ा होता जा रहा हूं और दिन ब दिन मौत के करीब जा रहा हूं और मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं मान सकता। लाख कोशिश करके भी मैं ये नहीं मान सकता। मैं जिस दुनिया में रहता हूं वहां ऐसा नहीं होता। टिम मानते हैं कि समय के वजूद पर यकीन करना तो कॉमन सेंस की बात है। फिर कुछ फिजिसिस्ट्स इससे इनकार क्यों करते हैं? टिम मानते हैं कि यह मैथ्स के साथ काम करने की वजह से हो रहा है। हम फिजिक्स में जो भी बात करते हैं वो मैथमेटिकल होती है और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट समय में नहीं होते, वो बदलते नहीं हैं। इसलिए अगर हम नंबरों पर ज्यादा माथापच्ची करें और नहीं बदलने वाले नंबरों के आधार पर दुनिया को देखें तो शायद ये नहीं देख सकते कि दुनिया किस तरह से बदल रही है। अब लोग ये बात मान चुके हैं कि हमारी दुनिया में भी मैथमेटिक्स वाले फीचर्स हैं और वो उसे उसके हिसाब से ही पेश करते हैं, मगर इसकी वजह से लोग अपने मैथमेटिक्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे और फिजिकल वर्ल्ड को भूलने लगे। जूलियन बाबर का कहना है कि स्पेस तो अपनी जगह पर है, मगर टाइम एक इल्यूजन है। टिम का कहना है कि जूलियन गलत समझ रहे हैं। हमें टाइम तो चाहिए, मगर हमें स्पेस की जरूरत नहीं है। हम स्पेस को हटा भी सकते हैं, मगर टाइम तो फंडामेंटल है। टाइम से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। हम स्पेस के बिना भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत स्पेस से हो और टाइम बाद में आए। तो टाइम बहुत ही बुनियादी चीज है। मेरे हिसाब से फिजिक्स भी यही कहता है, मगर हम उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। सवाल है, स्पेस पहले आया या टाइम? यह हमें ले जाता है ब्रह्मांड के धमाकेदार जन्म के वक्त, बिग बैंग के वक्त। फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग से ही स्पेस बना, मगर इस बात पर सहमत नहीं है कि उससे ही
टाइम भी बना या नहीं? फिजिक्स और फिलॉसफी से जुड़े बहुत से लोग मानते हैं कि समय एक भ्रम है और जो सबसे गहरा लेवल है वो टाइमलेस है, वो समय के घेरे से बाहर है। मगर मैं ऐसा नहीं मानता। पहले मैं भी यही मानता था, मगर अब मानता हूं कि समय बिल्कुल असली है, सच है। ली स्मॉलिन मानते हैं कि समय तो ब्रह्मांड से भी पुराना है। वो बिग बैंग के पहले भी था और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी रहेगा। वो मानते हैं कि इस बात को वो लाइट के कणों के काफी लंबी दूरी में नजर आने वाले व्यवहार से समझा सकते हैं। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम कहता है कि लाइट 2,98,051 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अगर समय वाकई भ्रम है तो यह बात पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होगी, भले ही हम कहीं भी देखें। लेकिन अगर समय सच है तो हो सकता है कि फिजिक्स के नियम भी ब्रह्मांड की बढ़ती उम्र के साथ बदलते गए। अगर फिजिक्स का एक बुनियादी नियम लाइट की स्पीड भी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में सही साबित नहीं होता, तो हम यह कह सकते हैं कि फिजिक्स भी ब्रह्मांड के जन्म के बाद से इवॉल्व हुआ और ऐसे में समय भ्रम नहीं हो सकता। कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर लगता है कि लाइट की स्पीड यूनिवर्सल नहीं है। हम इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर भी रहे हैं। फर्मी से गैमा रे बर्स्ट डेटा अगले कुछ साल में मिलने लगेगा। फर्मी ब्रह्मांड के दूर वाले छोर पर होने वाले एनर्जी के अनोखे ब्लास्ट्स गैमा रे बर्स्ट को रिकॉर्ड करता है। उनसे हम फिजिक्स के नियमों की जांच कर सकते हैं क्योंकि वो 13 करोड़ साल पहले के हैं। आप यह अंदाजा लगाइए कि एक गामा रे बर्स्ट से 2 फोटॉन्स निकलते हैं और वो 10 करोड़ लाइट ईयर्स दूर चले जाते हैं। एक फोटॉन बर्स्ट से दूसरे के मुकाबले ज्यादा एनर्जी निकलती है, मगर हमारे दौर के ब्रह्मांड में दोनों फोटॉन्स एक ही स्पीड से चलेंगे। लेकिन अगर लाइट की फिजिक्स ब्रह्मांड के पुराने हिस्से में अलग है तो ली मानते हैं कि ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन थोड़ा पीछे रह जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो टूट जाएंगे और 10 करोड़ साल बाद उनमें से एक 2 या 3 सेकंड आगे निकल जाएगा। मगर इतना फर्क भी आसानी से पता लग सकता है और 10 करोड़ साल बाद हम उस मामूली फर्क को देख सकते हैं। फैमी से गैमा रे बर्स्ट डेटा अगले कुछ साल में मिलने लगेगा। ली तब यह साबित कर सकेंगे कि हमारा आज 13 करोड़ साल पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। उस लिहाज से समय भी असली है। यह इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि फिजिक्स के नियम भी वक्त के साथ बदलते हैं और यह बहस भी शायद खत्म हो जाए कि समय सच है या भ्रम। मगर एक सवाल ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं कि समय आखिर है क्यों। थियरी के हिसाब से तो फिजिक्स को समय की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम उसके अंदर घूमते रहते हैं। अगर समय हमारे दिमाग में नहीं पैदा हुआ तो वो कहां से आया? शॉन कैरल मानते हैं कि उनके पास जवाब है, मगर उसके लिए चाहिए एक जुड़वां शैतान ब्रह्मांड जिसे चलाने के लिए समय उल्टा चलता है। ऐसी कई थियरीज हैं कि समय कैसे काम करता है ब्रह्मांड में और हमारे दिमाग में। मगर एक रेयर फिजिसिस्ट ने यह सवाल उठाया कि समय आखिर है ही क्यों। अगर समय की खोज हम इंसानों ने नहीं की तो फिर वो कहां से आया? शॉन कैरल के मुताबिक वो जवाब जानते हैं। शॉन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। समय असली है और हम हर रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। सबूत हमारे चारों ओर है। मगर एक साइंटिस्ट होने के नाते हम समय के बारे में जितना सोचते हैं वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय होता जाता है। शॉन भी ये मानते हैं कि समय के बारे में यह राय बिल्कुल सही है कि वो एक तीर की तरह पास्ट से फ्यूचर की ओर जाता है। मगर समय एक दिशा में क्यों चलता है? शॉन मानते हैं कि इसका जवाब छिपा है एंट्रोपी में।
समय को जो चीज खास बनाती है वो फिजिक्स का एक नियम, थर्मल डायनेमिक्स का दूसरा नियम। वो कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता है एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एंट्रोपी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कितनी गंदगी है, चीजें कितनी बेतरतीबी से बिखरी हैं और वहां कितना कचरा जमा है। अगर हम पास्ट में अपने शुरुआती ब्रह्मांड की ओर जाएं तो वहां हर चीज करीने से रखी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे बिलियर्ड बॉल्स पूरी सावधानी से रखी गई हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है ऐसा लगता है जैसे हम खेल रहे हो और उसमें हम सबसे पहले तो हम ब्रह्मांड में हंगामा मचा देते हैं। फिर बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड में बेतरतीबी बढ़ती है एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। ब्रह्मांड के धमाकेदार जन्म के बाद से ही एंट्रोपी बढ़ने की वजह से पास्ट हमेशा फ्यूचर से अलग रहा है। समय में चूक क्यों होती है? हम अपने अतीत को क्यों याद रखते हैं? हमारी उम्र क्यों बढ़ती है? और एवोल्यूशन उस तरह से क्यों होता है? इन सब की वजह है बढ़ती एंट्रोपी। मगर रहस्य क्या है? समय बीतने के साथ एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है, मगर फिजिक्स के बुनियादी नियम के मुताबिक हमारे आसपास जो कुछ भी है उसके पास्ट या फ्यूचर में कोई अंतर नहीं है। ये नियम हमें आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए और क्वांटम मशीन्स में भी समय की एक या दूसरी दिशा में कोई फर्क नहीं है। वो बड़ा ही सिंपल फिजिकल सिस्टम है, वैसा ही जैसे हम दो बिलियर्ड बॉल्स को एक दूसरे से टकरा दें। समय की एक दिशा या दूसरी दिशा में कोई फर्क नहीं होता। अगर हम उस फिल्म को उल्टा करके चलाएं तब भी वो नॉर्मल ही नजर आएगी। हाँ, जब हम कॉम्प्लिकेटेड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में जाते हैं तब हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच फर्क नजर आता है। जब बिलियर्ड टेबल पर ढेर सारी बॉल्स होती हैं तब समय की एक दिशा में काम होता है और दूसरी में नहीं, या फिर तब जब पूल हॉल में हंगामा खड़ा हो जाता है। अब शोर शराबा है, टूटे कांच है, खून के छींटे हैं, इन सब से हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ये सारे प्रोसेस एक साथ मिलकर समय के तीर को डिफाइन करते हैं। अब सवाल ये है कि शुरू में एंट्रोपी इतनी कम क्यों थी? हमारा ब्रह्मांड आउट ऑफ बैलेंस लग रहा था। काफी आगे का फ्यूचर बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, मगर पास्ट का वो हिस्सा बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है। एक फिजिसिस्ट के नाते इस तरह का इम्बैलेंस हमें बहुत परेशान करता है। शॉन ने जब इस इम्बैलेंस की वजह का पता लगाना शुरू किया तब जवाब मिला मल्टीवर्स में। इस थियरी के मुताबिक हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। आप सोचिए कि एक मम्मी ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड मम्मी ने छोटे छोटे ब्रह्मांडों को जन्म दिया। एक हल्के क्वांटम फ्लक्चुएशन से स्पेस का बुलबुला बन सकता है जो शुरू में छोटा होता है पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वहां पहले तो कम एंट्रोपी होती है, मगर वो धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी की तरफ बढ़ती जाती है। तो एक ब्रह्मांड मम्मी ने हमारे ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड को जन्म दिया जहां समय का तीर बिल्कुल सीधा चलता है, मगर बैलेंस बनाए रखने के लिए उसने ब्रह्मांड की एक मिरर इमेज को भी जन्म दिया जहां समय उल्टा चलता है। मतलब साफ है कि किसी डिमेंशन में हमारे ब्रह्मांड का एक बुरा जुड़वा भाई भी है। हर बुलबुले का अपना एक ब्रह्मांड है और हर एक में समय का अपना तीर है। हर बुलबुले के अंदर तो समय का वो तीर सही लगता है, लेकिन जब हम अलग अलग बुलबुलों की तुलना करते हैं तब वो तीर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में नजर आते हैं। शॉन की मल्टीवर्स थियरी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई इसने सबका ध्यान खींचा, मगर क्या यह समय के रहस्य का सही हल है? फिजिक्स में आगे बढ़ने का एक तरीका ये कहना भी है कि अगर ये सही हो तो, अगर वो सही हो तो, और कई बार ऐसे सवाल करने से हम एक ऐसी लंबी छलांग लगा लेते हैं जिससे हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, मगर कई बार उससे हम फंस भी जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थियरी से हमें समय की गुत्थी को सुलझाने के दिलचस्प तरीके मिले, और अगर इनके साथ स्ट्रिंग थियरी को भी मिला दें तो क्या होगा? समय की इस गुत्थी के कई मुमकिन हल हैं। समय एब्सोल्यूट है या रिलेटिव? समय भ्रम है या एंट्रोपी से पैदा हुआ एक सच? मगर एक और संभावना है, एक ऐसा आइडिया जो हमारी कल, आज
और कल की सोच को ही बदल सकता है। हम तो यही मानते हैं कि समय बाएं से दाएं चलता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे की ओर भी जाने लगे तो, अगर समय का भी स्पेस की तरह एक से ज्यादा डिमेंशन हो तो, एक छिपा हुआ डिमेंशन जिसे हम नहीं देख सकते। स्टीव वाइंस्टाइन पैरामीटर इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट हैं और वो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है और उससे एक और रहस्य सुलझ सकता है, क्वांटम अनसर्टेनिटी का रहस्य। स्टीव एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर और प्रोफेशनल म्यूजिशियन है। उनकी यह राय बनी है साइंस के एक मैथमेटिकली डेंस आइडिया से, स्ट्रिंग थियरी से। स्ट्रिंग थियरिस्ट्स मानते हैं कि स्पेस उन 3 डिमेंशन से ज्यादा है जो हम देखते हैं। इससे स्टीव को लगा कि यही बात समय पर भी लागू की जा सकती है। मुझे लगा कि हम उसको समय के अलावा बाकी चीजों पर ही क्यों लागू। अगर एक और टाइम डिमेंशन हो तो हम शायद टाइम डिमेंशन को गिटार के परपेंडिकुलर देखें इस डायरेक्शन में, और वो पार्टिकल यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या शायद यहां भी। इसे दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। क्वांटम थियरी के मुताबिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्पेस में कोई निश्चित पता नहीं होता। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां हो सकते हैं। स्टीव मानते हैं कि उन्हें उनके पते मालूम हैं, मगर वो पते समय के उस एक्स्ट्रा डिमेंशन में बिखरे हुए हैं जिसे हम नहीं जानते। अगर यह सही है तो फिजिक्स में जबरदस्त बदलाव आए। कोहरे के साए में छिपा क्वांटम वर्ल्ड अचानक ही सबकी नजरों में आ गया, मगर यह साबित करना कि समय 2 डायमेंशनल होता है शायद नामुमकिन है। पहली बात तो यही है कि यह बात दूसरे फिजिसिस्ट्स के लिए भी समझना आसान नहीं है। उस समय के 2 डिमेंशंस वाले ब्रह्मांड को साबित करने वाला मैथ बड़ा ही मुश्किल है। अगर उसमें स्ट्रिंग थियरी के 9 स्पेशल डिमेंशंस को भी जोड़ दिया जाए तो लोगों के दिमाग उड़ जाएंगे। इसे साबित करना मुश्किल है और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते हैं। ये सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि उस एक्स्ट्रा टाइम का क्या मतलब है। फिर भी स्टीव मानते हैं कि कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कि हम जो एक तरीका अपनाएं वो गलत हो, मगर फिजिकल वर्ल्ड को कॉन्सेप्चुअलाइज करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है। फिजिसिस्ट समय की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ब्रह्मांड को बिल्कुल अलग नजरिए से भी देख रहे हैं, मगर सब इस बात से तो सहमत हैं कि हम ये गुत्थी तभी सुलझा पाएंगे जब हम जासूसी भी करें। हमें काफी मेहनत करनी होगी और नाकामी के लिए भी तैयार रहना होगा। हम बार बार गलतियां भी करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि साइंस कम्युनिटी भी ये मानती है कि हमें हर बेवकूफी भरे आइडिया पर भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तभी हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच पाएंगे। टाइम असली हो सकता है या वो भ्रम भी हो सकता है, मगर हमारे नजरिए से पास्ट तो हमेशा के लिए बीत चुका है और फ्यूचर को अभी हमें देखना है। पता नहीं हम ये जान पाए या नहीं कि समय के फिजिकल एस्पेक्ट्स का पता लग पाएगा या नहीं,